हो गया? हो गया जी? हो गया, चलो ठीक है। सो आज हम लोग जो है ना अक्रेंस ऑफ मेटल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तो जल्दी सुनो, अक्रेंस ऑफ मेटल में क्या करेंगे। तुमको पता है ना कि जो मेटल्स होता है, अभी चैप्टर हमारा क्या चल रहा है, मेटल में चल रहा है। मेटल नेचर में दो स्टेट में पाया जाता है, एक पाया जाता है फ्री स्टेट में, याद है कि नहीं है? जगह नहीं इधर, ये फ्री स्टेट में पाया जाता है मेटल्स, एक तो तुमको फ्री स्टेट में पाया जाता है, और एक मेटल जो है, कुछ मेटल जो है कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, पता है ना? कंबाइंड स्टेट में मेटल जो है, कुछ मेटल फ्री स्टेट में पाया जाता है और कुछ मेटल कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, अब देखो फ्री स्टेट में पाया जाने वाला कौन है मेटल, बताओ? सोना, चांदी, प्लैटिनम, इनको नोबल मेटल कहते हैं, याद है ना? अक्रिय धातु कहते हैं। क्यों क्यों ये फ्री स्टेट में पाया जाता है? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ये बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल्स हैं। और जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स या मॉडरेट लेवल के मेटल्स होते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, वो नेचर में किसी न किसी से कंबाइन करके रिएक्शन करके कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो धातु दो अवस्थाओं में पाया जाता है प्रकृति में। कितने अवस्था में? एक है संयुक्त अवस्था, एक है स्वतंत्र अवस्था। कौन अवस्था जी? स्वतंत्र अवस्था में वे धातु पाई जाएंगे जिनकी रिएक्टिविटी या जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, और संयुक्त अवस्था में वे धातु पाई जाएंगे जिनकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे सोना, चांदी, प्लैटिनम, ये सभी फ्री स्टेट में यानी कि स्वतंत्र अवस्था में यानी कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, बाकी जैसे सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन कहते हैं, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, ओके, ये सब ऐसा धातु है जो कि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो नेचर में ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाता है, कंबाइंड स्टेट में होते हैं। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, तो एकदम प्योर एल्युमिनियम नेचर में प्राप्त नहीं होता है, प्योर कॉपर नेचर से मिलता नहीं हमको। तो मेटल देखो, सोचो मेटल की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि हमारे हर काम में मेटल की जरूरत पड़ती है। कॉपर का वायर देख लो, हर सामान मेटल का, बहुत सारा सामान हम लोग मेटल का यूज करते हैं। जैसे एल्युमिनियम का बहुत सारा हम लोग चीज इस्तेमाल करते हैं घर में, करते नहीं करते हैं? सो मेटल की अहमियत है, लेकिन क्या वो मेटल क्या हम नेचर में फ्री स्टेट में निकालते हैं, एल्युमिनियम निकालते हैं और सीधे इस्तेमाल करते हैं, ऐसा होता है क्या? बल्कि वो एल्युमिनियम का बड़ा बड़ा चट्टान होता है। मेरी बात गौर सुनना, जैसे एल्युमिनियम की बात करो, इस कॉपर की बात करो, तो जमीन के अंदर से ओके उसको खन के निकाला जाता है, खुदाई करके निकाली जाती है, और उसके बड़े बड़े पत्थर निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं? जैसे मान लो इतना बड़ा पत्थर निकला, इसमें कॉपर है, एल्युमिनियम है, या कॉपर होगा या एल्युमिनियम होगा, सब मिक्सर भी होता है, लेकिन मान लो कि किसी में कॉपर का ही चट्टान है, ये एल्युमिनियम का चट्टान है, ये ओके किसी का चट्टान है, ठीक है, या सबको कॉपर का चट्टान बोल देते हैं। किसका चट्टान बोल देते हैं? कॉपर का चट्टान ही बोल देते हैं। ठीक है, ये भी कॉपर का चट्टान है, ये भी कॉपर का चट्टान है, ये भी कॉपर का चट्टान है, और सबको कहां से प्राप्त किया गया है? जमीन के अंदर से। और जमीन के जो अंदर के हिस्से होते हैं उनको हम लोग कहते हैं भूपर पट्टी। क्या बोलते हैं हिंदी में? भूपर पट्टी, या अंग्रेजी में अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंने गलती स्पेलिंग लिखा है, भूपर पट्टी। ठीक है, ठीक है जी। तो भूपर पट्टी कहते हैं जमीन के अंदर वाला हिस्सा जहां धातु पाया जाता है। ठीक है, तो भूपर पट्टी जमीन के अंदर का हिस्सा है जहां से हमको बड़ा बड़ा चट्टान, धातु का चट्टान निकाला जाता है, बड़ा बड़ा पत्थर का टुकड़ा निकाला जाता है, और हमको उसमें पता चलता है, हम लोग प्रेजेंस का पता कर लेते हैं कि इसमें कौन धातु कौन धातु मौजूद है, कौन धातु मौजूद नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से पत्थर के टुकड़ा को बाहर से जमीन के अंदर से बाहर निकालते हैं और उससे धातु को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो धातु को बड़े बड़े जो चट्टान है, बड़े बड़े पत्थर है, उसको बोलते हैं मिनरल्स। क्या बोलते हैं? हाँ, उसमें धातु होना चाहिए, जिनमें धातु नहीं होगा उनको मिनरल नहीं कह सकते हो। ठीक है ना, तो मैंने परिभाषा में लिखा, ये बताओ नेचर में प्राकृतिक रूप से दी गई है कि ये हम लोग बनाते हैं धातु को। धातु बनाया नहीं जाता, बल्कि हम लोग उसको प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते हैं। हाँ, उसको प्राप्त करते जमीन के अंदर से, बहुत सारी प्रक्रियाओं से उसको गुजरना पड़ता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं है निकालना धातु को। क्या तुम निकाल लोगे? एक बड़ी कंपनी, बड़ा इंडस्ट्री इस पे काम करता है। ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री काम करती है, समझे बात को? तो चट्टान निकला, कॉपर का चट्टान ये भी है, कॉपर का चट्टान ये भी है, कॉपर का चट्टान ये भी, मान लो। ठीक है, 3 को चट्टान निकला। गोल मैंने बनाया है, गोल होता नहीं, कोई जरूरी नहीं गोल निकलेगा। ठीक है जी, कोई जरूरी नहीं है कि गोल होगा। ठीक है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कोई जरूरी नहीं है कि गोल होगा। अब देखो, जैसे ये मेरे पास एक चट्टान है, ऐसा भी चट्टान हो सकता है, कोई भी चट्टान है। ठीक है, ये भी कॉपर का चट्टान है, ये भी कॉपर का चट्टान है, ये भी कॉपर का चट्टान है, सबको तुम मिनरल बोल दोगे, खनिज बोल दोगे। क्या बोल दोगे? खनिज बोल दोगे। खनिज वो प्राकृतिक पदार्थ है जो जमीन के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं एक लाइन में। ठीक है, लेकिन इसमें धातु होना चाहिए, शर्त है, क्योंकि धातु प्राप्त करना है ना,
भैया में क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? सो खनिज इसको बोलेंगे, ये भी खनिज है, ये भी खनिज है, ये भी खनिज है, बट ये खनिज कॉपर का है, ये भी किसका है? कॉपर का। ये भी किसका है? कॉपर का। तांबा का है, ठीक है। अब वो बताते हैं, वेट, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, समझाया? ये कॉपर कॉपर कॉपर, ये कॉपर का खनिज है। क्या कॉपर या अकेला दिखाई दे रहा है? मैंने खाली सी लिखा है, किसी न किसी से कंबाइंड स्टेट में रहता होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, सल्फाइड से रिएक्शन करके। ये कॉपर के कोई ना कोई बोलो कंपाउंड होंगे। क्या होंगे? कॉपर के कंपाउंड होंगे। कॉपर अकेला नेचर में अगर फ्री स्टेट में होता था सीधे निकाल लेते वहां पर से, तो इसके चट्टान में वो कंबाइंड स्टेट में है कि नहीं है? तो मैंने बोला कि ये मिनरल्स है, ये भी मिनरल्स है, ये भी क्या है? मिनरल्स है, खनिज है। समझ में आ गया? अच्छा, खनिज किसको बोलोगे? वे पदार्थ जो जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं, बस एक लाइन में, लेकिन उसमें धातु होना चाहिए। मैंने परिभाषा जो लिखा, परिभाषा मैंने लिखा, वे प्राकृतिक पदार्थ, वे जिनमें धातु भी हो और वो भूप्रपट्टी से प्राप्त किए जाए। यानी धातु धनी खनिज लिखा ना मैंने, कल लिखा मैंने, धातु युक्त प्राकृतिक पदार्थ। धातु युक्त मतलब जिसमें धातु होना चाहिए। तो अपने हिसाब से परिभाषा लिख सकते हो, बोल सकते हो वे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से भूप्रपट्टी से प्राप्त किए जाते हैं और उनमें धातु की मात्राएं होती हैं, कुछ ना कुछ मात्राएं होती है, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यही बोलो, वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातु होती हैं और हम उन्हें भूप्रपट्टी से प्राप्त करते हैं। सिंपल बात है, लेकिन धातु होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो वे धातु युक्त प्राकृतिक पदार्थ जो भूप्रपट्टी से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज। खनिज का परिभाषा हो गया, ये भी खनिज है, ये भी खनिज है, ये भी खनिज है। ये कॉपर का खनिज है, ये भी कॉपर का खनिज है। ये मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ कॉपर के लिए, एल्युमिनियम का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है। समझे बात को? ये सभी कंबाइंड स्टेट में, किसमें है? ठीक है। सो तांबा का ये एक टुकड़ा, तांबा का ये टुकड़ा, तांबा का ये टुकड़ा, इससे धातु प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, है ना। अब बताओ, क्या ये चट्टान जमीन के अंदर पड़े हुए हैं, सुना जैसे बड़का बड़का चट्टान है, क्या वो जमीन के अंदर से चट्टान जो निकाला जाएगा तो क्या खर्चा नहीं लगेगा? एक इंसान उठा के लिए निकाल लेगा जमीन के अंदर से। अब मुझे पता है, सुना अच्छे से, ये मिनरल है, ये भी मिनरल है, ये भी मिनरल है। अब मुझे पता है कि इस मिनरल को, मान लो मुझे पता चला कि ये बहुत अंदर पड़ा हुआ है, मान लो ये इसके अंदर कॉपर बहुत ज्यादा है, कॉपर बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कॉपर है कि खुश हो जाएंगे, बहुत कमाई हो सकता है। लेकिन ये जमीन के अंदर इतना अंदर धंसा हुआ है, इतना अंदर धंसा हुआ है कि अगर इंडस्ट्री वाले, कंपनी वाले होंगे, वो निकालेंगे, उसको निकालने में उनका बहुत ज्यादा खर्चा होगा, बहुत ज्यादा मशीन लगेगा, बहुत ज्यादा मजदूर लगेगा, बहुत ज्यादा उनका खर्चा हो जाएगा, रॉ मटेरियल बहुत खर्च होगा। क्या समझ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो क्या ये ज्यादा फायदेमंद होगा? ये जमीन के अंदर ऐसा जगह पर है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा निकालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पैसा की खर्ची होगी, तो क्या कंपनी चाहेगा कि ज्यादा खर्चा करके हम पैसे निकाले इसको? और ये जो है ये ऊपरी में मान लो, कम में खर्च में क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। इसमें धातु की मात्रा भी अच्छी खासी है, ठीक है, इससे लेकिन कम है। लेकिन बताओ, ये ज्यादा फायदेमंद है कि ज्यादा फायदेमंद है? ये ज्यादा फायदेमंद है। तो कंपनी चाहेगी कि ये वाला चट्टान, ये वाला खनिज हम निकालें। ओके, तो ये भी खनिज है, ये भी खनिज है, ये भी खनिज है, लेकिन केवल धातु किससे प्राप्त करेंगे? इससे, क्योंकि इससे निकालना आसान है और खर्च भी कम पड़ेगा। क्या बोला इससे? मतलब इस खनिज से धातु निकालना आसान भी है, खर्च भी कम पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे अयस्क। क्या बोलेंगे? जबकि ये भी खनिज है, ये भी खनिज है, ये भी खनिज है, लेकिन इससे मैंने धातु नहीं निकाला क्योंकि इसको निकालने में बहुत खर्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा, ठीक है। बट इसको निकालने में ज्यादा खर्चा और फायदेमंद भी, इसमें धातु की मात्रा भी ज्यादा है और ऊपर से खर्च भी कम पड़ रहा है। लेकिन इसमें धातु की मात्रा तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, लेकिन खर्चा इसमें बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो कंपनी चाहेगी कि हम इसी को निकाल करके बोलो इसको कॉपर को प्राप्त करें। तो वे खनिज जिनसे धातु आसानी से और कम खर्च पर प्राप्त किए जाएं, उनको हम लोग कहते हैं अयस्क। समझे बात को? अयस्क भी खनिज है, लेकिन वो खनिज बोलो जिसमें धातु की मात्राएं अधिक होती हैं, ज्यादा धातु भी हो और उनको कम खर्च पे प्राप्त भी किया जाए। मैंने लिखा वे धातु धनी खनिज जिनमें धातु की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो, और जिनसे धातु आसानी से भी और सुगम। एक किताब में लिखा परिभाषा, वे प्राकृतिक पदार्थ जो वे खनिज जिनसे धातु सुगमता पूर्वक, क्या चीज? तथा आसानी से, यानी सुगमता पूर्वक कम खर्च पे प्राप्त किया जाए। ओके, मैंने लिखा हुआ सुगमता पूर्वक आसानी से प्राप्त किया जाए, ठीक है, हिंदी में परिभाषा है। तो ये समझा, ये अयस्क है, लेकिन ये अयस्क है, लेकिन ये अयस्क, ये खनिज है, ये भी खनिज है, ये भी खनिज है, लेकिन ये और है, लेकिन ये और नहीं है, ये और नहीं है। समझा बात को? मैंने क्या बोला, समझा? बट ये खनिज तो है, लेकिन ये खनिज भी है, अयस्क भी है, लेकिन ये खनिज है, लेकिन अयस्क, ये खनिज है तो अयस्क, लेकिन सभी खनिज, इसका मतलब कि सभी खनिज अयस्क, लेकिन सभी अयस्क। समझ में आ गया? आसान है कि नहीं है?
तो वे प्राकृतिक पदार्थ जो जमीन के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं, यानी भूपर पट्टी से प्राप्त किए जाते हैं, और उनमें धातु की कुछ ना कुछ मात्राएं होती हैं, उनको हम लोग खनिज कहते हैं। लेकिन वे खनिज जिनमें धातु की मात्रा अधिक हो और उनसे धातु आसानी से और कम खर्च पे प्राप्त किए जाएं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं, लेकिन सभी खनिज, उल्टा बोला गया, सभी अयस्क खनिज होते हैं, क्योंकि अयस्क है तो खनिज ही होगा, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। भैया में गया? आसान है? तो मैंने इस डेफिनेशन लिख दिया आसानी से, अंतर भी हो गया और डेफिनेशन भी हो गया। क्या समझ में आएगा परिभाषा? वे धातु युक्त प्राकृतिक पदार्थ जो भूगोल पट्टी से प्राप्त किए जाते हों उसे, वे खनिज जिनमें धातु की मात्राएं अधिक हो और जिनको आसानी से और कम खर्च पे प्राप्त किया, उनको कहेंगे अयस्क। सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज, मैंने लिखा सभी अयस्क, जोर से बोलो, सभी खनिज, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स। इतना समझ में आ गया? तो खनिज और अयस्क में अंतर समझ में आ गया? चलो अब बात करते हैं। नेचर में सारे तत्वों की मात्राएं अलग अलग, भूपर पट्टी की बात कर रहा हूं। भूपर पट्टी में सभी तत्वों की मात्राएं अधिक अधिक होती हैं, कुछ कम होती है, कुछ ज्यादा होती है। तुमको एक क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि वो कौन सा तत्व है जो प्रकृति में भूपर पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। प्रचुर मतलब सबसे ज्यादा। याद ना, वो तत्व है ऑक्सीजन। क्या चीज? ये याद रखना। वो कौन सी तत्व है जो भूपर पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो क्या बोलोगे? ऑक्सीजन। ठीक है। अब मैं बोलूंगा वो कौन सी धातु है, वो कौन सी धातु है जो भूपर पट्टी में सबसे अधिक पाई जाती है? तो फर्क समझ आया? कई बार क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, बच्चा इसमें फंसते हैं। सबसे ज्यादा भूपर पट्टी में कौन सी धातु पाई जाती है? करीब करीब 29% या 28%। समझे? एल्युमिनियम भूपर पट्टी में जमीन के अंदर में 28% पाया जाता है, और जो भी मेटल है वो सब एल्युमिनियम से क्या है? कम पाया जाता है। इससे सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? और ऑक्सीजन करीब करीब जो है, ओके, 50 से ऊपर परसेंट है, 28 और 50% से ऊपर है, माने 48-50 है लगभग, इतना परसेंट बोल सकते हो। 48% करीब करीब है, माने ऑक्सीजन सबसे ज्यादा। लेकिन ऑक्सीजन तो मेटल तो नहीं है। ऑक्सीजन क्या है? समझा? तो वो तो नॉन मेटल है ना। ऑक्सीजन क्या है? और वो ऑक्साइड माने कि किसी न किसी से कंबाइन करके रहता है, कभी भी वो फ्री स्टेट में नहीं रहता है। भेजा में क्या? मैं पूछूंगा वो कौन सी तत्व है जो सबसे अधिक पाया जाता है भूपर पट्टी में? वो कौन सी धातु है जो भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा पाया जाता है? याद रहेगा? हाँ, दूसरा नंबर पे सिलिकॉन है, तत्व में सिलिकॉन दूसरा नंबर पर है। मेटल्स में तुम्हारा और भी दिया हुआ मेटल में, जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, आयरन है। एल्युमिनियम का आयरन होता है, उसका कैल्शियम है, उसका सोडियम। ठीक है, तो तुमको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एग्जाम में याद ना कि कई बार पूछा हुआ है कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है, तो एल्युमिनियम बोलोगे। ठीक है। हाँ, अगर तत्व की बात करेगा तो ऑक्सीजन। भेजा में गया? तो अच्छा से क्लियर हो गया? कुछ धातुएं प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, कुछ मुक्त अवस्था में, जिनकी अभिक्रियाशीलता कम होती है, वो क्या बोलोगे? बहुत कम होती है, वो फ्री स्टेट में, यानी कि स्वतंत्र अवस्था में। और जिनकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा होती है, रिएक्टिव ज्यादा होते हैं, तो वो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? समझा गया अच्छा से टॉपिक? अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टाइम में आप बात करेंगे इसके बाद टॉपिक में कि अब जो है वो कौन कौन से अयस्क हैं जिनसे धातु प्राप्त किए जाते हैं। जैसे एल्युमिनियम का अयस्क अलग होगा, कॉपर का अयस्क अलग होगा, आयरन का अयस्क अलग होगा, सभी का अयस्क अलग होगा, मरकरी का अयस्क अलग होगा। जैसे वो लड़का बोला सर मरकरी जो है कैसे निकालेंगे मरकरी, तो सोच रहा होगा, वो दिमाग में उसका आया होगा कि लिक्विड स्टेट में मरकरी होता है ना, तो मरकरी जमीन में कैसे पाया जाएगा? सिंपल होता है। तो मरकरी की रिएक्टिविटी मॉडरेट है, क्या है? न बहुत ज्यादा है न बहुत कम है, तो किसी से कंबाइन करके चट्टान के फॉर्म में रहता है, पत्थर के रूप में रहता है। समझा बात को? चट्टान के फॉर्म में। समझा? तो अभी ना बोलोगे सर प्योर, तुम्हारे दिमाग में प्योर चल रहा था, प्योर नहीं होता है। ठीक है ना? तो प्योर फ्री स्टेट में केवल कुछ ही धातु पाई जाती हैं, जैसे सोना, चांदी, फिर जैसे लेड भी है, एलईडी लेड भी है, इन सभी जो है इनकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है भैया? में गया? हाँ, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग का क्या प्रोसेस होगा जानते हो कि सभी धातु से कैसे, सभी अयस्क से, यानी उनके अयस्क से धातु को प्राप्त कैसे करेंगे। धातु को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं की जाती हैं। आप सुनो, जितनी प्रक्रियाओं से धातु प्राप्त की जाती है उन सभी प्रक्रियाओं को कुल मिलाकर हम लोग कहते हैं मेटलर्जी। क्या बोलते हैं? या उसको हिंदी बोलते हैं धात्विकी। माने धातु के अयस्क से, धातु के अयस्क से धातु प्राप्त करो, धातु खनिज से धातु प्राप्त करोगे। ऐसे खनिज भी हो गया, अयस्क भी तो खनिज है,
तो बोल सकते हो। तो धातु के एस्क का फॉर्मूला पढ़ेंगे कि धातु के एस्क कौन कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन से धातु की बात करेंगे, हाईली रिएक्टिव कि मॉडरेट रिएक्टिव कि लो रिएक्टिव, सारी बातें करने वाले हैं। उनके एस्क का नाम भी लिखेंगे, जैसे कि ये आयरन है, आयरन के एस्क होते हैं Fe2O3, इसका नाम है हेमेटाइट। क्या है? सबसे फेमस ऑक्साइड ओर है ये, इसको बोलते हैं ऑक्साइड ओर, ठीक है। फिर बढ़ेंगे एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का होता है Al2O3 × 2s2, ये बॉक्साइट कहलाती है। क्या कहलाती है? बॉक्साइट कहलाती है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर है, फेमस ओर है, मैंने सबसे ज्यादा एल्युमिनियम इसी से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और भी ओर है, ऐसा नहीं कि एल्युमिनियम का एक ही ओर है, बहुत सारा ओर है, बहुत सारी एस्क है, ठीक है जी। हाँ, ये बॉक्साइट है, ये तुम्हारा हेमेटाइट है, आयरन का, कॉपर का भी होगा। हर धातु का जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, जो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं या मॉडरेट होते हैं, उनका कुछ ना कुछ एस्क होगा, और उन एस्क से धातु हम लोग प्राप्त करेंगे। और उसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से हमको क्या करना पड़ेगा? गुजरना पड़ेगा। उन सभी प्रक्रियाओं को हम बोलेंगे मेटालर्जी। क्या बोलेंगे? तो धातु एस्क से धातु, शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं करनी पड़ती है, सबको कहते हैं मेटालर्जी, धातु की, जो कि नेक्स्ट टाइम बताएंगे। ओके, नहीं इसके बाद वही आने वाला है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। आप समझ में आ गया? चलो इसको नोट कर लो।